क्या ये सोचना थोड़ा अजीब नहीं लगता कि आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार कोई परमाणु बम या रडार से बचने वाला कोई फाइटर जेट नहीं है? हम्म बल्कि बालू के कण से बना एक छोटा सा सिलिकॉन चिप है। बिल्कुल। मतलब दशकों से ना जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ तोप, टैंक और सीमा पर तैनात सैनिकों की तस्वीरें ही उभरती हैं। एक बहुत ही सीधा सा चित्र जहां दुश्मन सामने खड़ा होता है और सीमा रेखाएं बिल्कुल साफ होती हैं। हाँ, ऐतिहासिक रूप से हमने सत्ता और ताकत को हमेशा एक एक सैन्य चश्मे से ही देखा है। ये बहुत ही बाइनरी नजरिया रहा है। मतलब या तो कोई देश युद्ध जीत रहा है या हार रहा है। जमीन पर कब्जा हो रहा है नहीं, इसे नापना बहुत आसान लगता है ना। सही कहा। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देगा। 21वीं सदी का जो युद्ध क्षेत्र है ना वो पूरी तरह से बदल चुका है। बिल्कुल बदल चुका है। आज अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता एक बंद कमरे में राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक करते हैं तो वहां गोलियों या मिसाइलों की गिनती नहीं होती। वहां चर्चा होती है अहम सप्लाई चेन की, सेमीकंडक्टर बनाने की और अहम खनिजों के व्यापारिक रास्तों की। हाँ, और अर्थशास्त्र अब केवल कूटनीति का कोई एक हिस्सा नहीं रहा है। अब वो खुद राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य आधार बन गया है। और इस बदलाव को समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे हाल ही में मई 2006 में बीजिंग में हुए अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट्स, रणनीतिक कूटनीति पर शशि थरूर के लेख और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कुछ ऐसा डेटा है जो एक बहुत ही अलग कहानी बयां करता है। हम समझेंगे कि थ्यूसिडाइड ट्रैप जैसी पुरानी अवधारणा आज कैसे लागू हो रही है और कैसे आपसी निर्भरता को हथियार बनाया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि इन दो विशाल महाशक्तियों के बीच भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था सीरियल डेटिंग की अनोखी कूटनीतिक रणनीति क्यों अपना रही है। अरे हाँ, वो सीरियल डेटिंग वाला हिस्सा तो बहुत ही मजेदार है। तो इस नए वैश्विक शतरंज को समझने की शुरुआत हम उस घटना से करते हैं जिसने हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। मई 2026 का बीजिंग शिखर सम्मेलन। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने थे। देखिए, अगर सतही तौर पर देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक शांति समझौता नहीं था। ये बस एक अस्थायी संघर्ष विराम की तरह था। हाँ, मतलब जो रिपोर्ट सामने आई हैं उन्हें देखकर लगता है कि ट्रंप का नजरिया बहुत ही लेन देन वाला था, पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल। उनका ध्यान मुख्य रूप से 3B पर केंद्रित था। 3B मतलब बोइंग विमान, बीफ और सोयाबीन। बिल्कुल, इन तीनों की बिक्री को बढ़ाना। और इसके अलावा अमेरिका ने 10 चीनी कंपनियों को फिर से उन्नत एनवीडिया चिप्स खरीदने की अनुमति दी। अब एनवीडिया चिप्स कोई साधारण कंप्यूटर पार्ट्स तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की सैन्य तकनीक को चलाने वाले असली इंजन है। तो ट्रंप का पैमाना ये लग रहा था कि भाई अगर चीन अमेरिकी उत्पाद खरीद रहा है तो सब ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दृष्टिकोण एकदम अलग था। हाँ, उन्होंने लेन देन की बजाय एक बहुत ही दार्शनिक बात कही। उन्होंने रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता की बात की। लेकिन इस पूरी बैठक की सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि शी जिनपिंग ने सीधे तौर पर थ्यूसिडाइड ट्रैप का जिक्र कर दिया। एक मिनट, ये थ्यूसिडाइड ट्रैप थोड़ा भारी शब्द है ना? मतलब हार्वर्ड के ग्रैम एलिसन ने इसे मशहूर किया है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? ये काम कैसे करता है? मैं समझाती हूँ। इसे समझने के लिए हमें प्राचीन यूनान के इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स के पास जाना होगा। उन्होंने एथेंस और स्पार्टा के बीच हुए युद्ध का विश्लेषण किया था। सिद्धांत बहुत ही सीधा है, लेकिन इसका मनोविज्ञान काफी गहरा है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब भी दुनिया में कोई स्थापित शक्ति होती है, जैसे उस समय स्पार्टा था और आज अमेरिका है, तो उसके अंदर अपनी सत्ता खोने का एक स्वाभाविक डर होता है। सही बात है। और जब कोई नई शक्ति तेजी से उभरने लगती है, जैसे एथेंस था और आज चीन है, तो वो नई शक्ति अपने लिए दुनिया में एक बड़ी जगह और ज्यादा सम्मान मांगती है। तो स्थापित शक्ति का डर और उभरती शक्ति की महत्वाकांक्षा, जब ये दोनों टकराते हैं तो अक्सर इसका परिणाम युद्ध होता है। ओह, तो शी जिनपिंग का ट्रंप के सामने इस ट्रैप का जिक्र करना ये एक सीधा संकेत था कि दोनों देश इस समय बिल्कुल उसी ऐतिहासिक मुहाने पर खड़े हैं। बिल्कुल, और ताइवान का मुद्दा इसी संभावित तनाव का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। ये तो ऐसा हो गया जैसे अमंग बॉक्सिंग रिंग में दो हैवीवेट चैंपियन असली लड़ाई शुरू होने से पहले सिर्फ अपने ग्लव्स टच कर रहे हों। एकदम सही उपमा दिया आपने। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे।
क्या? अगर हम पुराने शीत युद्ध को देखें, अमेरिका और सोवियत संघ वाले, तो उनके बीच कोई खास व्यापार तो था नहीं। वे आर्थिक रूप से कटे हुए थे। लेकिन आज अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्थाएं तो एक दूसरे में इस कदर उलझी हुई हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। तो क्या ये भारी आर्थिक निर्भरता ही वो चीज नहीं है जो उन्हें इस थ्यूसिडाइड्स ट्रैप से बचा लेगी? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। 1990 के दशक के बाद से पूरी दुनिया इसी मुगालते में जी रही थी। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का विचार यही था कि अगर दो देश एक दूसरे के साथ बहुत व्यापार करेंगे तो वे कभी लड़ेंगे नहीं, क्योंकि युद्ध की आर्थिक कीमत बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल। लेकिन जो नए रुझान सामने आए हैं वे इस सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर देते हैं। अब ये निर्भरता शांति का जरिया नहीं रही है, बल्कि इसी निर्भरता को सबसे धारदार हथियार बना दिया गया है। अच्छा। हाँ, इसे आपसी निर्भरता का शस्त्रीकरण या वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस कहा जा रहा है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। मतलब जो रास्ते पहले सामान और तरक्की लाते थे, अब वही रास्ते दूसरे देश का गला घोटने के काम आ रहे हैं। ठीक ऐसा ही हो रहा है। इसके काम करने का तरीका बहुत दिलचस्प है। अब चीन का ही उदाहरण ले लीजिए। चीन के पास दुनिया के रेयर अर्थ खनिजों का लगभग एकाधिकार है। हाँ, ये वही खनिज है ना जो हर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ी और मिसाइल में लगते हैं। सही कहा। तो जब चीन इन खनिजों के निर्यात पर अचानक कोटा लगा देता है या पाबंदी लगा देता है, तो वो कोई व्यापारिक फैसला नहीं कर रहा है। वो सीधे तौर पर अमेरिका की पूरी टेक इंडस्ट्री को पंगु बनाने की धमकी दे रहा है। बाप रे। और अमेरिका भी तो पीछे नहीं है। स्रोतों में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि कैसे पुराने समय की रक्षा संधियों की जगह अब सेमीकंडक्टर गठबंधनों ने ले ली है, और जो टैरिफ हैं आयात कर, वो अब सिर्फ घरेलू उद्योगों को बचाने का तरीका नहीं रहे। हाँ, वो अब सीधे तौर पर आर्थिक प्रतिबंधों या सैंक्शंस की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ टैरिफ के मामले में एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा होती है, जो ये दिखाती है कि अर्थशास्त्र को हथियार बनाना कितना जटिल है। आप उन लिबरेशन डे टैरिफ्स की बात कर रही हैं जो ट्रंप प्रशासन ने लगाए थे? बिल्कुल। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर दबाव बनाने के लिए जो आक्रामक टैरिफ लगाए थे, उनका हश्र क्या हुआ? अरे, वो हिस्सा तो स्रोतों में बहुत ही मजेदार है। खुद अमेरिकन अदालत ने उन टैरिफ्स को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार ने नियम कायदों का पालन ही नहीं किया। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी सरकार को अब अपने ही देश के 3,30,000 से ज्यादा आयातों को लगभग $166 बिलियन रिफंड करने पड़ रहे हैं। मतलब मिसाइल दागी चीन पर और गिरी खुद पर। यही तो बात है। जब कोई देश टैरिफ लगाता है ना, तो असल में वो दूसरे देश को सजा नहीं दे रहा होता। वो कर खुद उस देश के व्यापारी और नागरिक चुका रहे होते हैं। ये साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति अब घरेलू कानूनों से इतनी गहराई से जुड़ गई है कि आप सिर्फ एक बटन दबाकर किसी को बर्बाद नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। लेकिन एक तर्क ये भी तो है कि अगर व्यापार को इस तरह हथियार बनाया जा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर देश डर के मारे अपनी सीमाएं बंद कर लेगा? मतलब सब सिर्फ सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। तो क्या ये मुक्त व्यापार का अंत है? ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पूरी तरह से दरवाजे बंद कर लेना आज की दुनिया में सुसाइड करने जैसा है। कोई भी देश हर चीज खुद नहीं बना सकता। और यहीं पर इस पूरी वैश्विक कहानी में भारत की रणनीति सामने आती है। तो वो रास्ता क्या है? क्योंकि एक तरफ तो कुआं है, मतलब किसी पर निर्भर हुए तो वो कल को ब्लैकमेल करेगा, और दूसरी तरफ खाई है, यानी खुद को दुनिया से काट लिया तो विकास ही रुक जाएगा। हाँ, तो भारत ने इन दोनों अतियों से बचते हुए एक बहुत ही व्यवहारिक रणनीति अपनाई है। इसे पॉलिसी प्रोमिस्क्यूटी कहा जा रहा है। पॉलिसी प्रोमिस्क्यूटी मतलब कूटनीति जैसे गंभीर विषय में ये शब्द काफी अजीब लगता है। इसका असली मतलब क्या है? शशि थरूर ने अपने लेख में इसका बहुत ही शानदार विश्लेषण किया है। देखिए, पुराने समय में दुनिया मल्टीलैटरलिज्म पर चलती थी, जहां WTO जैसी संस्थाएं नियम बनाती थीं। लेकिन अब वो ढांचा चरमरा गया है। उसकी जगह अब लचीले और तेज द्विपक्षीय समझौतों ने ले लिए हैं। तो भारत अब किसी एक गुट का हिस्सा बनने की बजाय एक ही समय में कई अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है। इसे कूटनीतिक भाषा में सीरियल डेटिंग का नाम दिया गया है। अरे वाह, सीरियल डेटिंग। मतलब आप वॉशिंगटन के साथ डिनर कर रहे हैं, अब अगले दिन मॉस्को के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और फिर दोपहर में यूरोपीय देशों के साथ मीटिंग चल रही है। बिल्कुल। और इस कूटनीतिक सीरियल डेटिंग की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? क्या? ये कोई छुपा हुआ खेल नहीं है। आपके हर साझेदार को पता है कि आप दूसरों के साथ भी रिश्ते में हैं।
अमेरिका को पता है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। हाँ, और रूस को पता है कि भारत अमेरिका के साथ टेक पार्टनरशिप कर रहा है। सही। लेकिन कोई भी देश खुद को इतना खतरे में महसूस नहीं करता कि वो भारत से रिश्ता ही तोड़ ले। अगर इसे मैं निवेश की भाषा में समझूं, तो ये एक तरह का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे कोई समझदार इन्वेस्टर अपना सारा पैसा किसी एक शेयर में नहीं लगाता, वैसे ही भारत अपनी भूराजनीतिक पूंजी किसी एक महाशक्ति के भरोसे नहीं छोड़ रहा है। अपने सीपिया समझौते को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और इन सब के पीछे एक बड़ी अवधारणा है जिसे पैक्स सिलिका कहा गया है। 20वीं सदी का पैक्स अमेरिकाना रक्षा संधियों पर टिका था, लेकिन ये पैक्स सिलिका हथियारों के बारे में नहीं है। ये बिना किसी सैन्य गठबंधन के सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने की कोशिश है। विदेश नीति के मंच पर तो ये चाइना +1 बनने का विचार बहुत ही आकर्षक लगता है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, क्या भारत का अपना घरेलू ढांचा इस वैश्विक महत्वाकांक्षा का भार उठा सकता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि कागजों पर कूटनीति कितनी भी अच्छी लगे, अगर देश में फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, तो आप सप्लाई चेन के केंद्र नहीं बन सकते। बिल्कुल। और हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा है ना, वो एक काफी अलग ही तस्वीर पेश करता है। हाँ, वो डेटा थोड़ा चिंताजनक है। वो बताता है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग में एक असंतुलन आ गया है, जो कैपिटल इंटेंसिव उद्योग हैं, जहां भारी मशीनों और पूंजी की जरूरत होती है, वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, जो सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, जैसे कपड़े और चमड़े का सामान बनाने वाले कारखाने, हाँ, वो लगातार सिकुड़ रहे हैं। मतलब ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना। भारत की सबसे बड़ी ताकत तो उसकी युवा आबादी है। अगर वे उद्योगी बंद हो रहे हैं जो लाखों लोगों को काम दे सकते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है व्यवस्था के अंदर पल रही एक बीमारी, जिसे अर्थशास्त्र में ज़ॉम्बी कंपनियां कहा जाता है। ज़ॉम्बी कंपनियां, ये शब्द तो फिल्मों में सुनने को मिलता है, जहां मुर्दे वापस जिंदा हो जाते हैं। यहाँ अर्थव्यवस्था में इनका क्या मतलब है? असल में ये नाम बहुत ही परफेक्ट है। आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही तेज रफ्तार वाले हाईवे पर बीच सड़क में एक खराब गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ी खुद तो आगे बढ़ नहीं रही, लेकिन उसने पीछे से आ रही सभी नई और तेज गाड़ियों का रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ज़ॉम्बी कंपनियां बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। मतलब ये वो छोटी कम उत्पादकता वाली कंपनियां हैं जो आर्थिक रूप से वायबल नहीं है। उनका कोई मुनाफा नहीं है। नियमों के हिसाब से उन्हें अब तक बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वे जिंदा हैं। एक मिनट, अगर मुनाफा ही नहीं है तो वे चल कैसे रही हैं? बैंकों के कर्ज से। और यहीं पर पेंच फंसा है। बैंक ये नहीं दिखाना चाहते कि उनका दिया हुआ पुराना कर्ज डूब गया है, तो वे उन बीमार कंपनियों को पुराना कर्ज चुकाने के लिए एक नया कर्ज दे देते हैं। इसे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स कहते हैं। ओह, तो समस्या ये है कि ये ज़ॉम्बी कंपनियां उस पूंजी, जमीन और श्रम को जकड़े रखती हैं जो किसी नई अधिक उत्पादक कंपनी को मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल। जब तक ये खराब गाड़ियां हाईवे से नहीं हटेंगी, नई गाड़ियां आगे कैसे बढ़ेंगी? इसके लिए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन या रचनात्मक विनाश की जरूरत है। उफ, कागजों पर ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम व्यवहारिकता की बात करें, तो क्या राजनीतिक रूप से ऐसा करना संभव है? आप सही कह रहे हैं, आसान नहीं है। मतलब जब एक फैक्ट्री बंद होती है तो रातों रात हजारों नौकरियां जाती हैं। कौन सी सरकार ये राजनीतिक जोखिम लेना चाहेगी? ये तो इलेक्शन हारने वाला कदम हो सकता है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, लेकिन स्रोतों का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। एक तरफ आप दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप घर में अक्षम ढांचे को पाल रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। भारत को कठोर आर्थिक सुधार करने ही होंगे, भले ही शॉर्ट टर्म में राजनीतिक दर्द सहना पड़े। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि 21वीं सदी की शक्ति का पैमाना अब तोप और टैंक नहीं है। अब बात सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन की है। हाँ, और अमेरिका चीन के बीच का थ्यूसिडाइड्स ट्रैप अब व्यापारिक संधियों में छिपा है। और भारत के लिए रास्ता न तो पूरी तरह से संरक्षणवाद का है और न ही अंधाधुंध वैश्वीकरण का है, बल्कि सीरियल डेटिंग करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने का है। बिल्कुल। और ये ज्ञान श्रोताओं के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे स्मार्टफोन की कीमत से लेकर देश की सुरक्षा तक सब कुछ इसी वैश्विक शतरंज के खेल पर निर्भर करता है। एकदम सही। और इस चर्चा का अंत करते हुए एक विचार ऐसा है जो शायद हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दे। हमने देखा कि कैसे कूटनीति में सीरियल डेटिंग करके देश एक साथ कई नावों में पैर रख रहे हैं, लेकिन अगर कल को कोई बहुत बड़ा वैश्विक संकट आ जाए, ऐसा संकट जो पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से दो कट्टर खेमों में बांट दे,
जो कि बहुत मुमकिन है आज के हालात में। हाँ, तो क्या व्यापारिक कूटनीति में हर किसी के साथ तालमेल बिठाने वाले इन देशों को मजबूरन किसी एक पक्ष को चुनना ही पड़ेगा? क्या जब दुनिया सच में दांव पर होगी तब तटस्थ बने रहना मुमकिन होगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब श्रोताओं को खुद सोचना होगा। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।